ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही एक्सप्लेन होगा। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, पहले हम लोग ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। वैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन हम लोग बार बार बोलते हैं डाइल्यूट कंसंट्रेशन। वैसे डाइल्यूट थोड़ा सा हमने पहले बताया भी था। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत ही कम होगा। और अगर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होगा मतलब उसका कंसंट्रेशन कम होगा, क्योंकि जो भी कंसंट्रेशन के टर्म लेते हैं, जैसे मोलरिटी लिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूट कम है तो कंसंट्रेशन कम होगा। मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है कम आएगा। और जो इसे डिफाइन करेंगे, सॉल्यूशन in which amount of solute is very less या very small in comparison to amount of solvent are known as dilute solution। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे dilute solution, मतलब इसका कंसंट्रेशन कम होगा। और जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होता है उसे हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है डाइल्यूट के लिए अप्लाई होगा। तो पहले हम लोग डाइल्यूट को डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया, द सॉल्यूशन इन विच amount of solute is very small in comparison to the amount of solvent is known as dilute solution। मतलब जो amount of solute है वो बहुत कम होगा। इसका मतलब है जो concentration होगा, concentration of solution ये very less होगा। concentration of solution बहुत कम होगा तो हम लोग उसे बोलेंगे dilute solution। तो ये हो गया dilute solution। अब हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर एक के लिए करें, अगर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बोलें तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज ही लिख लो, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज उस प्रॉपर्टीज को बोलेंगे जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्वेंट में, सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड करता है उसे हम लोग बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। नेचर का मतलब है सॉल्यूट के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, सॉल्यूट का क्या स्ट्रक्चर है, सॉल्यूट का क्या कंपोजिशन है, इस पे वो डिपेंड नहीं करेगा। सॉल्यूट का क्या वेपर प्रेशर है, इस सारे टर्म पे वो डिपेंड नहीं करेगा। सिर्फ उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बोल सकते हो या मोल फ्रैक्शन बोल सकते हो, उस पर डिपेंड करेगा, जिस पे नंबर डिपेंड करता है। अगर नंबर पता है तो नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स पता है तो मोल फ्रैक्शन। तो इस टर्म पे जो डिपेंड करेगा उसे बोलेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा वो किसी पे वेपर प्रेशर, टेम्परेचर, जो उसका ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसका कंपोजिशन है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो हमें पढ़ने हैं। एक है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और ये चारों प्रॉपर्टीज जो है इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उससे पहले हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। तो हमने पहले डिफाइन किया है, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आर नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे जो डिपेंड कर रहा है दैट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये जो सॉल्यूट है उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो अभी हमें पढ़ने हैं वो 4 हैं। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आज हम लोग डिस्कस भी करेंगे। इसे हम लोग डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा पी है जो चेंज होगा वेपर प्रेशर में, मतलब जो सॉल्वेंट के से सॉल्यूशन में बनने से जो वेपर प्रेशर चेंज होगा, अपॉन जो सॉल्वेंट का अपना वेपर प्रेशर है, डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट। अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। सेकंड है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन
इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम लोग डेल्टा टी बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम लोग डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। और फोर्थ जो हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इसे हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 4 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसे डिस्कस करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को। तो ये हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था, जब हम लोग किसी प्योर सॉल्वेंट में हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। रॉल्स लॉ में ये हमने एक्सप्लेन किया था। तो वही हमने लिखा है, व्हेन ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाएगा अगर प्योर सॉल्वेंट में हम लोग कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। तो ये रॉल्स लॉ में हमने देखा था, जो सेकेंड वाला केस था। जैसे हमारा वाटर है, वाटर का जो वेपर प्रेशर है, अब अगर वाटर में हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जैसे ग्लूकोज ऐड कर दें तो वाटर का वेपर प्रेशर डिक्रीज, वाटर का नहीं, जो सॉल्यूशन बना ग्लूकोज के ऐड करने से उसका वेपर प्रेशर जो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर था उससे कम हो जाएगा। जैसे मान लो अगर प्योर वाटर था उसका वेपर प्रेशर x है, इसमें ग्लूकोज ऐड किए तो इसका वेपर प्रेशर ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसका x से कम हो जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है ये इसलिए होता है, ये वैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, प्योर लिक्विड, ठीक है, प्योर लिक्विड भरा हुआ है। तो अब अगर ये क्लोज्ड कंटेनर है तो इसका वेपर प्रेशर मान लिया PA0 है, ठीक है, प्योर लिक्विड A भरा हुआ है तो इसका वेपर प्रेशर PA0 है। अब हमने एक और कंटेनर लिया, ठीक है, एक और कंटेनर हमने लिया, इसमें पहले से जो लिक्विड है A, इसके साथ हमने एक और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट B ऐड कर दिया। अब देखो क्या होगा, जो सरफेस है यहाँ पे A के साथ साथ B भी आ जाएगा। तो जब हम लोग इसे हीट करेंगे, इसे जब हीट किए थे तो वेपर में सिर्फ A गया था, लेकिन इसे जब हीट करेंगे तो वेपर फॉर्म में, जो हमारा ये वेपर फॉर्म है, इसमें A के साथ साथ B भी जाना चाहेगा, लेकिन B जो है नॉन वोलाटाइल है तो ये वेपर फेज में नहीं जाएगा, वेपर फेज में सिर्फ A जाएगा। लेकिन इस केस में जो A गया था उससे कम जाएगा, क्योंकि कुछ एनर्जी B एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि सरफेस पे B भी है A के साथ साथ। तो जैसे मान लो B नहीं होता तो सरफेस पे A होता, तो A ज़्यादा जाता, इस केस में A कम जाएगा तो वेपर में A कम जाएगा। इसीलिए अब जो इसका वेपर प्रेशर होगा, अब ये सॉल्यूशन है तो इसका वेपर प्रेशर PS मान लेते हैं, तो जो PS की वैल्यू है वो लेस देन PA0 होगी। इसे ही हम लोग बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ एज्यूम्सन ले लेते हैं, सॉल्व करने में हमें काम आएगा। हम लोग मान रहे हैं जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें 2 कंपोनेंट है, बाइनरी है, जिसमें A हम लोग मान रहे हैं सॉल्वेंट है, B मान लेते हैं हमारा सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स किए तो जो सॉल्यूशन बना वो S है। सॉल्यूशन हमने मान लिया हमारा S है। तो जो सॉल्वेंट है वो जब प्योर होगा तो उस टाइम पे जो उसका वेपर प्रेशर है वो PA0 है। अब जब उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वो सॉल्यूशन बन गया, उसका वेपर प्रेशर PS है। टेम्परेचर हम लोग सेम रखेंगे, तो इसे हम लोग पहले लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे माना है PA0, जैसा कि हमने बताया ये वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट A का, मतलब जब इसमें सॉल्यूट ऐड नहीं किए। और जो PS है ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, मतलब जब प्योर सॉल्वेंट था उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए तो वेपर प्रेशर PS हो गया। और टेम्परेचर हमने कांस्टेंट लिया, जो PA0 में टेम्परेचर रखा था वही PS के लिए भी टेम्परेचर रखा है। तो यहाँ से हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लिख सकते हैं, देयरफॉर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा, जो PA0 है ये ज़्यादा होगा PS से, क्योंकि जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज करता है। तो कितना डिक्रीज करेगा, जितना पहले था PA0 माइनस अब डिक्रीज होके PS हो गया, तो कितना डिक्रीज हुआ PA0 माइनस PS। जैसे मान लो पहले 10 ATM था, अब घट के 8 ATM हो गया, तो कितना घटा 10 माइनस 8 2 ATM घटा। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया PA0 माइनस PS। और जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लिखते हैं वो हम लोग लिखेंगे, एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव
लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये हो जाएगा जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है PA0 माइनस PS विथ रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट PA0। तो PA0 माइनस PS अपॉन PA0, जो PA0 माइनस PS है इसे ही हम लोग डेल्टा P भी लिखते हैं, चेंज इन वेपर प्रेशर। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा P अपॉन PA0। तो डेल्टा P अपॉन PA0 हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हम लोग रॉल्स लॉ लगाएंगे जो कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए था। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए जो वेपर प्रेशर आया था सॉल्यूशन का वो आया था PA0XA, क्योंकि जो PA0XA क्योंकि जो हमारा सॉल्यूट था वो नॉन वोलाटाइल था तो वो वेपर फेज में जाएगा नहीं। यहाँ पे जो XA है ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट A इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो A का मोल फ्रैक्शन है वो है XA। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने देखा है डेल्टा P जो कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आया था, ये आया था PA0 माइनस PS, यही आया था। तो यहाँ से डेल्टा P को हम लोग लिख सकते हैं PA0 माइनस PS का वैल्यू पुट कर देते हैं PA0 इंटू XA, ये हमने रखा है फ्रॉम इक्वेशन 1। फर्स्ट में जो PS का वैल्यू आया वो पुट कर दिया, तो ये आ गया डेल्टा P इक्वल्स टू PA0, दोनों में कॉमन आ जाएगा 1 माइनस XA, ये आ गया। अब यहाँ से PA0 को इधर कर देते हैं तो डेल्टा P बाय PA0, इसे ही हमने बोला था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऊपर हमने लिखा है डेल्टा P अपॉन PA0, इसे ही हमने बोला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस XA, और 1 माइनस XA को ही हम लोग XB लिखेंगे क्योंकि जो XA प्लस XB बाइनरी सॉल्यूशन होता है ये इक्वल टू 1 होता है, तो XB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 माइनस XA। ये जो XB है ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसे हमने लिखा है XB। तो 1 माइनस X, इसीलिए जो डेल्टा P अपॉन PA0 आया है 1 माइनस X से इसके बदले हम लोग XB लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा P अपॉन PA0 इज इक्वल टू XB। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये इसके वेपर प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए डेल्टा P अपॉन PA0 जो है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। डेल्टा P अपॉन PA0 इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर हम लोग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या आता, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देखो अभी हमने बोला है PA0 माइनस PS, तो यहाँ से अगर PA0 PS दैट इज डेल्टा P, तो डेल्टा P का वैल्यू क्या लिखेंगे XB इंटू PA0, मतलब जो डेल्टा P की वैल्यू है वो PA0 पे डिपेंड कर रहा है। PA0 क्या है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब नेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो नेचर पे डिपेंड कर रहा है तो ये क्या होगा, हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा। इसीलिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये अब हमें लिख के बताता हूँ। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10 रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमने XB निकाला है, जो डेल्टा P अपॉन PA0 है वो XB के इक्वल आया है। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जब XB की वैल्यू लिखोगे ये क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट मोल ऑफ सॉल्यूट, B है मोल ऑफ NB मोल ऑफ सॉल्यूट, Na मोल ऑफ सॉल्वेंट, NB है मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। देयरफॉर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें
कुछ टर्म्स हमें ध्यान में रखने होते हैं, कब कब ये हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो वो मैं आपको नोट में लिख देता हूँ। तो हमने जो कंडीशंस लिखे हैं वो नोट में लिखे हैं। इट इज़ एप्लीकेबल व्हेन सॉल्यूशन इज़ डाइल्यूट, सॉल्यूशन जो है डाइल्यूट होना चाहिए। सॉल्यूट इज़ नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। और जो सॉल्यूट है वो आपस में एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होना चाहिए। जैसे NaCl है, ये Na+ और Cl- में टूट जाएगा अगर वाटर में ऐड करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इसमें करेक्शन करेंगे, ये हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर में पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद। तो अभी हम लोग उसके लिए देख रहे हैं जो सॉल्यूशन डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होगा। एसोसिएट जैसे कि हमने एसिटिक एसिड के लिए बोला है, ये डाइमर बना लेता है, तो एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होना चाहिए, तो ही हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे डेरिवेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन करेंगे और इसके लिए डेरिवेशन भी करेंगे। तो जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आया है वो आया है हमारे पास ΔP/PA0 और इसकी वैल्यू आई थी XB। और जो यहाँ पे XB है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जनरली हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता है, तो हमें मोलिकुलर वेट जो है सॉल्यूट का कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का कैलकुलेट करके चेक करेंगे। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है ये हमने पढ़ा है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल लें उसका मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट हैं सबके मोल्स का सम। तो B का मोल फ्रैक्शन लिख रहे हैं, तो B का मोल्स अपॉन सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है A एंड B, तो A का मोल प्लस B का मोल। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ये लिख देता हूँ मैं ये भी, वेयर यहाँ पे जो NB है ये हमारा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या नंबर ऑफ मोल्स लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और जो Na है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को। ठीक है, अब हम लोग इस वैल्यू को फॉर्मूला में पुट कर देते हैं ΔP/PA0 वाले में। तो जो ΔP यहाँ पे चाहो तो लिख दो इसको इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू पुट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ΔP/PA0 इक्वल होगा जो XB का वैल्यू था NB/Na प्लस NB के। अब हम लोग दोनों को रेसिप्रोकल कर देते हैं, लेफ्ट वाले को अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा PA0/ΔP इक्वल टू ये आ जाएगा Na प्लस NB/NB। तो इसको अगर अलग कर दें तो ये आ जाएगा Na/NB प्लस NB/NB। जो नीचे होता है उसे दोनों से सेपरेट करेंगे, या सिंपली समझो इस दोनों का LCM NB आएगा, Na प्लस NB, तो इसे हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब ये क्या हो गया, PA0/ΔP इक्वल्स टू Na/NB बच गया, प्लस NB/NB 1 आ गया। अब इस 1 को लेफ्ट में ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा PA0/ΔP माइनस 1 इक्वल्स टू Na/NB। अब जो PA0/ΔP है, तो ΔP हमने किसे लिखा था PA0 माइनस PS को, तो PA0/PA0 माइनस PS लिख देते हैं, क्योंकि जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था वही ΔP था, मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, माइनस 1 इक्वल्स टू आएगा Na/NB। अब यहाँ पे PA0 माइनस PS LCM आ जाएगा, तो ये आ गया PA0 माइनस PS, PA0 यहाँ बचेगा माइनस ये PA0 माइनस माइनस प्लस PS आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा Na/NB के। अब यहाँ से PA0 कैंसिल आ जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा PS/PA0 माइनस PS इक्वल्स टू Na/NB के। अब यहाँ पे हम लोग Na और NB का जो फॉर्मूला होता है मोल का वो पुट करते हैं, और फॉर्मूला को पुट करने से पहले इसको एक बार और रिवर्स कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा PA0 माइनस PS/PS इक्वल्स टू NB/Na, और NB मोल ऑफ सॉल्यूट है, Na मोल ऑफ सॉल्वेंट है, तो इसका आप वैल्यू पुट कर देते हैं PA0 माइनस PS/PS इक्वल्स टू NB क्या है मोल ऑफ सॉल्यूट,
तो मोल ऑफ सॉल्यूट होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि मोल होता है गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। और इसे जो हमने WB लिया है, ये लिया है हमने मास ऑफ सॉल्यूट, और इसे की वैल्यू ग्राम में लेंगे तो मोल आएगा। और जो WA लिया है, ये लिया है हमने मास ऑफ सॉल्वेंट, ये भी मोल के लिए लिया है, तो इसे भी हम लोग ग्राम में लिया है। MB जो है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे WA आएगा, इसे चेक कर लेना, क्योंकि ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट लिया है, तो मोल ऑफ A मास ऑफ A अपॉन मोलर मास ऑफ A होगा। ठीक है, तो MB जो लिया है ये है मोलर मास ऑफ B, मतलब मोलर मास ऑफ B हमने लिया है सॉल्यूट के लिए। और जो MA लिया है ये हमने मोलर मास लिया है ऑफ A, मतलब सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, हमने जो एज्यूम्सन लिया उसे भी लिख दिया। अब इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं PA0 माइनस PS अपॉन PS PA0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल्स टू WB अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाय MA अपॉन WA। इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब देखो जो हमारा सॉल्यूशन है ये वेरी डाइल्यूट है, सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट है। तो सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, इसीलिए हम लोग PS को लगभग PA0 के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत ही कम ऐड किया है सॉल्यूट, तो जो वेपर प्रेशर है उसमें डिक्रीज बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारा WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। अब ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब इस इक्वेशन को चाहो तो आप मॉडिफाई करके लिख सकते हो, ये जो है डेल्टा P था, डेल्टा P अपॉन PA0, यही रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर था, इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। तो ये जो इक्वेशन निकला, इस इक्वेशन से हम लोग जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है MB, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर दे दें WB WA और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दे दें। और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं अगर हमें MB दे दें और ये सारी चीज़ दे दें, तो MA की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोथ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब दोनों का मॉलिकुलर मास हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी में कभी कभी आपको क्वेश्चन जो आएगा व्हाट इज रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब ये सारा कुछ आपको डिराइव करना है फॉर्मूला, फिर पूछेगा डिराइव मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो अभी जो डेरिवेशन किया वो करना है। फिर पूछेगा लोडिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बट रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ है। तो ये क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमने यहाँ लिख दिया लोडिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बट रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है, तो कैसे ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे हमने एक्सप्लेन किया था रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और इसे भी थोड़ा सा बता दिया था, फिर से बताता हूँ। डेल्टा P अपॉन PA0 यही आया था हमारा रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, और इसकी वैल्यू आई थी XB। तो यहाँ पे देखो जो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर आया XB के इक्वल आया। XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किस पे डिपेंड करेगा, मोल ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ सॉल्यूशन पे। तो ये मोल दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, इसके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। लेकिन जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है दैट इज डेल्टा P, ये इक्वल होगा XB इंटू PA0, मतलब ये तो मोल फ्रैक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है और PA0 पे भी डिपेंड कर रहा है। तो PA0 क्या है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर उसके नेचर पे डिपेंड करता है, उसके बीच क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बाकी सारी चीज़ पे भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए जो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर है वो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये सिर्फ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है। और लोडिंग इन वेपर प्रेशर जो है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये वेपर प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा है। वेपर प्रेशर जो है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो इसे मैं थ्योरी में भी लिख देता हूँ।
तो हमने यहाँ पे लिख दिया है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो कि PA0 है एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो कि XB है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है बोथ। वाइल रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन मोल फ्रैक्शन, जो रिलेटिव लोअरिंग है वो ओनली XB पे डिपेंड कर रहा है ऑफ सॉल्यूट। दस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये रहा हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हमारा यहाँ पे एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे। तो हम लोग पहले अब इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हमने एक क्वेश्चन लिया है जो कि JEE मेन में आया हुआ है 2020 में। क्वेश्चन है ए सेट ऑफ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग 180 ग्राम वाटर। मतलब सॉल्वेंट का मास दे दिया है, WA की वैल्यू दे दिया है हमें 180 ग्राम जो कि वाटर है, WA का मास दे दिया। ठीक है, सॉल्वेंट। ऐसे WA हमें लोग यहाँ पे नहीं लिखते हैं क्योंकि आगे हमें ABC सॉल्यूट के फॉर्म में दिया है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे WA नहीं लिखेंगे जैसा कि पहले लिखते थे। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हमें 180 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, एज ए सॉल्वेंट एंड 10 ग्राम ऑफ डिफरेंट नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। हमें दिया हुआ है WA, WB, WC, 3 सॉल्यूट है, तीनों का मास जो है 10 ग्राम है। ये भी 10 ग्राम है, ये भी 10 ग्राम है, ये भी 10 ग्राम है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ दिस सॉल्यूट आर इन ऑर्डर। इसका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा P/PA0 होता है। तो डेल्टा P/PA0 का जो वैल्यू होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे B नहीं लिखेंगे क्योंकि B हमें दिया हुआ है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख देते हैं। और ये जो A है इसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। चलो मान लो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं। अब हम लोग सब के लिए निकालना है। पहले मान लो A के लिए निकालते हैं। तो A के लिए डेल्टा P/PA0 किसके लिए निकाल रहे हैं? A के लिए। क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ B सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या है? ये है। तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या है? 10 अपॉन इसका मोलर मास हमें A का दिया है 100, इसका मोल अपॉन टोटल मोल। तो टोटल मोल कितना होगा? इसका मोल 10 अपॉन 100 प्लस सॉल्वेंट जो है हमारा वाटर है तो 180 अपॉन 18, यही आएगा। तो ये आ गया 10/100 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 180/18 आ गया 10, 18 10, हाँ 10 आ जाएगा ये। तो अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 0.1 अपॉन 10.1। तो 0.1 अपॉन 10.1 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.091। तो एक हमने कैलकुलेट कर लिया। अब B के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा P/PA0 हम लोग जो दूसरा है B इसके लिए निकालते हैं। ये भी 10 ग्राम है और B का मोलिकुलर मास देखो कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। तो 10 अपॉन 200 डिवाइडेड बाय टोटल क्या आ जाएगा? 10 अपॉन 200 प्लस 180 अपॉन 18। तो 10 अपॉन 200 हो गया हमारे पास 0.05। ये 0 कट जाएगा 1/20 0.05 डिवाइडेड बाय ये भी आ गया 0 कट जाएगा तो 0.05 प्लस 10 मतलब 0.05 अपॉन 10.05। ये सॉल्व किया तो आ गया 0.0049। दो कैलकुलेट हो गया। अब C के लिए निकालते हैं हम लोग। डेल्टा P/PA0 किसके लिए निकालेंगे? C के लिए। तो C भी 10 ग्राम है, मास तो तीनों का 10 ग्राम है, मोलिकुलर मास इसका अलग है, 10,000 दिया हुआ है। तो इसका वैसे मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी अभी बताऊंगा। तो 10 अपॉन 10,000 डिवाइडेड बाय 10 अपॉन 10,000 इंटू 180/18। तो 10 अपॉन 10,000 1/100 मतलब 0.001 आ गया। ये 001 डिवाइडेड बाय 0.001, इसमें भी वही आएगा प्लस 10। तो ये आ गया 0.001 डिवाइडेड बाय 10.001। तो ये इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0. सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 4 0 1 2 3 4 9 9। तो देखो सबसे ज़्यादा कौन आया, ये, उससे कम ये, और उससे भी कम ये, मतलब सबसे ज़्यादा रहेगा ए का, देन बी का, देन सी का। तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, सी ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब देखो ऑब्जेक्टिव के लिए इस क्वेश्चन को देखते ही कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव के लिए सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबका मोल निकाल लेंगे, जो हमें दिया हुआ है सबका मोल निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन की ज़रूरत है। जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा उसकी ज़्यादा होगी, हमें इतना चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ मोल फ्रैक्शन। देखो ए का मोल कितना होगा, ए 10 ग्राम, सबका मास तो बराबर है, तो ए का हो जाएगा 10/100, मतलब 10/100 0.1। बी क्या हो जाएगा 10/200 0.05। सी कितना आ जाएगा 10/10,000 10/10,000 मतलब 0.0001। ठीक है, 10/10,000 करेंगे तो 0.0001 आ जाएगा, है ना। 1 0 कम आएगा, 1 0 मतलब इसको मिटा कर लिखते हैं, 1 0 कम आएगा, चलो जो भी आया 001 आ जाएगा। तो अब देखो जिसका मोल ज़्यादा रहेगा सॉल्यूट का, उसका मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो फिक्स है दोनों के लिए, 180 ग्राम है, तो सबसे ज़्यादा मोल इसका आया, तो इसी का जो है मोल फ्रैक्शन ज़्यादा आएगा, मतलब लोडिंग, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, तो सबसे ज़्यादा ए का, बी का, सी का। इस तरह से भी देख के कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट तो सब में सेम है, तो मोल फ्रैक्शन उसका ज़्यादा आएगा जिसका मोल ज़्यादा है। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, या पूरे डिटेल में निकालोगे तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल पे किस तरह से जेईई में क्वेश्चन आते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल का। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन है इफ़ लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बोला इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज़ जीरो, आइडियल है तो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग मतलब डेल्टा एच जो है मिक्सिंग का ये जीरो होता है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज़ जीरो, एंट्रोपी की बात ही नहीं करते हैं, डेल्टा एच की हम लोग बात ही नहीं करते हैं आइडियल सॉल्यूशन में। फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग इसकी भी बात नहीं करते हैं, डेल्टा जी की भी बात नहीं करते हैं, ये इक्विलिब्रियम के लिए करते हैं। फ्री एनर्जी की बात ही नहीं करते, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया, इन ए मिक्सचर ए एंड बी कंपोनेंट्स सो निगेटिव डेविएशन व्हेन, निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन की बात करें तो निगेटिव डेविएशन हमारा कब होता है, जब डेल्टा एच लेस देन जीरो हो, डेल्टा वी लेस देन जीरो हो, और जो पी है वो लेस देन आएगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी के। और ये सारी चीज़ मतलब प्रेशर कम आ रहा है, प्रेशर कम आएगा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट में जो इंटरेक्शन होगा वो ज़्यादा होगा सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। तो ए एंड बी इंटरेक्शन, ए एंड बी इंटरेक्शन का मतलब है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी, यही ऑप्शन करेक्ट हो गया। ए बी इंटरेक्शन इज वीकर देन, गलत है। डेल्टा भी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो तो कुछ होता ही नहीं है, इसमें इक्वल टू जीरो तो आइडियल में होता है, तो ए ऑप्शन इसका भी करेक्ट होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं।